Hey everybody, welcome back to the Layman Way and welcome to this course जहाँ पे हम CSAT 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेजेस को ख़त्म कर दिया था एंड इन दिस लेक्चर वी वुड बी स्टार्टिंग विद प्रोग्रेशंस। तो हम आज सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। आज हम थ्योरी और क्वेश्चंस थोड़े देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस के ऊपर। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी, आई होप यू ऑल नो मी बाय नाउ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज अ कोड फॉर दिस न्यू मॉड्यूल। मैथमेटिक्स इज अ प्लेस वेयर यू कैन डू थिंग्स विच यू कांट डू इन द रियल वर्ल्ड। आप कुछ भी हाइपोथेसिस ले सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से इमेजिनेशन ले सकते हो और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड टुडे इज द लेक्चर फॉर सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड इन दिस फुल मॉड्यूल विल बी डिफाइनिंग प्रोग्रेशंस होते क्या हैं, फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस देखेंगे, उसके बाद हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, करेक्ट? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। तो प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो कभी कभार कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स लिख दिया है ना, 1 को हटा के 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे मैं लिखता जा रहा हूँ। तो ये जो पूरा एक इसको हम बोलते हैं पूरा एक सीक्वेंस। मतलब ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें हर एक टर्म जो है हम आगे बता सकते हैं कि आगे का टर्म कौन सा होगा, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। ऐसे ही मान लो एक ऐसा सीक्वेंस है जैसे इवन नंबर्स हो गए, है ना। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे अगर ये चलता जाएगा तो आप आगे का टर्म बता सकते हो ना इसमें कि कौन सा होगा। 12 आएगा, 12 के बाद मैं पूछूंगा क्या आएगा तो आप बोलोगे 14 आएगा, है ना। बिकॉज यू नो दैट ऑल दीज नंबर्स, ये सारे जितने नंबर हैं वो क्या हैं, इवन नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है कोई चीज़। ये इवन नंबर्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब ऐसे मैं ऑड नंबर्स का पैटर्न बना देता हूँ तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से ऑड नंबर्स का पैटर्न आ जाएगा। वैसे ही सीक्वेंस जब एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे बनता है, अब सीक्वेंस तो ऐसे भी बन सकता है ना, मान लो मैं 2 ला रहा हूँ, फिर 4 ला रहा हूँ, फिर 8 ला रहा हूँ, फिर 16 ला रहा हूँ। तो इसमें हर अगर टर्म से मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, है ना। तो हमने सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें हर टर्म में जब हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो ये होता है सीक्वेंस जब कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है एक सीरीज में, है ना। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो मान लो एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा ही कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो इवन नंबर्स का ही हम ले लेते हैं, इवन नंबर्स का ही हम सीक्वेंस ले लेते हैं। तो उसमें पहला टर्म है 2, है ना, 2 से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर्स। दूसरा क्या है, 4 आएगा, दूसरा इवन नंबर। तीसरा क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 8 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे करते करते ये चलता रहेगा, है ना। बट अब आप इस सीक्वेंस में ये देखो कि जो अगला टर्म है और जो इसके पहला टर्म है, मतलब ये दोनों टर्म के बीच में, इन दोनों टर्म के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। वही एक ये सीक्वेंस है ना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है ना। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, अगेन ये 2 डिफरेंस है। 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। फिर 8 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। और ये यही 2 डिफरेंस अगले टर्म में भी होगा, मतलब 10 और 12 के बीच में भी 2 डिफरेंस होगा, है ना। ऐसे ही 12 और इसके आगे वाला जो टर्म होगा 14, उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, करेक्ट। तो इस पूरे प्रोग्रेशन में क्या, उस पूरे सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है और जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 2 कंसेक्यूटिव मतलब ये पहला और ये दूसरा, तो ये जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, फिर से बता देता हूँ। अब देखो ये तो हमने इवन नंबर्स का ले लिया, ठीक है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मान लो 1 है, पहला टर्म मेरा सीक्वेंस का 1 है और दूसरा 4 है ना। फिर तीसरा लेट से टर्म है 7, करेक्ट। चौथा है 10, इसके बाद आता है 13। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न है कि 4 - 1 3 आ रहा है ना। 7 - 4 भी 3 आ रहा है, 10 - 7 भी 3 आ रहा है और 13 - 10 भी 3 आ रहा है। तो जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस एक कांस्टेंट होता है
है ना, एक कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट सेम रहता है ओवर द पीरियड, ओवर द सीक्वेंस, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि पहले दो टर्म्स के बीच में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 3 है, वही कांस्टेंट है, और ये सेम 3 डिफरेंस अगले दो टर्म्स के बीच में भी आएगा, और वही सेम डिफरेंस अगले दो फिर टर्म्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को पहला टर्म पता है ना, मान लो मेरे को पहला टर्म पता है 1, और मेरे को ये पता है कि जो डिफरेंस है आगे का वो 3 है, तो मैं क्या सारे टर्म्स निकाल सकता हूँ आगे सीक्वेंस के, निकाल सकता हूँ। मैं 1 में 3 प्लस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, फिर मैं 4 में 3 प्लस कर दूंगा तो 7 आ जाएगा, फिर मैं 7 में 3 प्लस कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 3 प्लस कर दूंगा तो 13 आ जाएगा। ऐसे करते 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 ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक मैं इसको एंड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जब कोई दो टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है ना, और वो कॉमन डिफरेंस आगे वाले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में भी होता है, और जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उन सब में वही एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि सेम रहता है पूरे सीक्वेंस में, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो टर्म्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स, ये जो 1 4 7 10 13 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। उसके बाद एक होता है जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म का मतलब क्या है, देखो इसी प्रोग्रेशन की हम बात कर लेते हैं कि पहला टर्म था 1, ठीक है, दूसरा टर्म था क्या 4, तीसरा टर्म था 7, चौथा टर्म क्या था 10, और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा ये एक nth टर्म तक, है ना, कोई nth टर्म तक ये चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो पहला टर्म होता है ना इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे हमने अपना नोमेनक्लेचर बना दिया कि जो पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड ए, फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं वेरिएबल ए से, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, और इस केस में ए कितना होगा, इस केस में ए है 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, नॉट कॉल्ड मतलब ए से हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्यों है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी मैंने बताया क्यों है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, इसके बाद 13 - 10 भी 3 आएगा, है ना। तो इसमें जो ये पहला टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए और द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए और द फर्स्ट टर्म, ध्यान से सुनना। और ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, 1 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस क्या है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस तो है और ये कॉमन है बाकी सारे टर्म्स में। ठीक है, डिफरेंस है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये प्यारी बात इसमें आप ये देखो कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, अगर आपको मान लो किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ तो हमने 4 - 1 3 कर दिया, अगर इसके आगे वाला टर्म क्या है 13, 13 - 10 भी तो 3 आएगा, इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता था 13 - 10, है ना, दैट इज इक्वल टू 3। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको पहला टर्म नहीं दिया होगा और लेट से दूसरा टर्म भी नहीं दिया होगा, आपको लेट से बीच सीक्वेंस के कोई दो टर्म्स दिए होंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो कॉमन है ना, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ये डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहले और इसके बीच में भी सेम रहेगा, इसके और इसके बीच में भी सेम रहेगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है किसी भी सीक्वेंस का, जनरल टर्म ये होता है कि जैसे मान लो n के फॉर्म में निकालना है, मतलब जैसे मान लो मैं n1 रखूं तो पहला टर्म आ जाए उस प्रोग्रेशन का, n2 रखूं तो सेकंड टर्म आ जाए प्रोग्रेशन का, n3 रखूं तो थर्ड टर्म आ जाए प्रोग्रेशन का। इस टाइप से अगर मैं कोई फॉर्मूला बना दूं, जिसमें n की जगह मैं बस 1 2 3 डालता जाऊं और मेरे फर्स्ट टर्म आ जाए, सेकंड टर्म आ जाए, थर्ड टर्म आ जाए, फोर्थ टर्म आ जाए,
उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, तो इस केस में जनरल टर्म क्या होगा, व्हाट इज अ जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से, ए एन मतलब nth टर्म है ना। तो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे आया ये, मैं बता रहा हूँ कैसे आया। देखो, मान लो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लेते हैं, एकदम एकदम माइंड क्लियर करके सोचो। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं ले रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा a से, इसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, है ना। a प्लस डी होगा, क्यों होगा a प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ना d, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, तो सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली a प्लस डी होगा। फिर इसके बाद क्या होगा a प्लस डी मतलब a प्लस टू डी आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज ऑल्सो d, है ना। तो इसका आगे वाला टर्म क्या होगा a प्लस टू डी। ऐसे ही इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, फिर से हम इसमें d ऐड कर देंगे, इसमें हम d ऐड कर देंगे, तो आगे वाला टर्म क्या होगा a प्लस थ्री डी हो जाएगा। फिर इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, फिर हम इसमें d ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस फोर डी हो जाएगा। फिर हम इसमें d ऐड कर देंगे तो a प्लस फाइव डी हो जाएगा। और ऐसे करते 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 nth टर्म तक ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब मैं आपको अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है मेरा सेकंड टर्म, ये है मेरा थर्ड टर्म और ये है मेरा फोर्थ टर्म, और ऐसे ही करते करते आएगा। ठीक है, अब ये सेकंड टर्म देखो, ये सेकंड टर्म क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज a प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, व्हाट इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज a प्लस टू डी, है ना। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस थ्री डी। कुछ रिलेशन दिख रहा है इसके और इसके बीच में, कुछ रिलेशन दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, ये टू है ये वन है, ये थ्री है तो ये टू है, ये फोर है तो ये थ्री है ना, ऐसे ही तो दिख रहा है। यहाँ पे अगर थ्री होगा तो यहाँ पे थ्री माइनस वन होगा जो कि टू है, यहाँ पे फोर होगा तो यहाँ पे एक इससे कम आ रहा है दैट इज फोर माइनस वन। तो यहाँ पे अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता a प्लस एन माइनस वन डी, क्या मैं ये नहीं बोल सकता, बोलोगे हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ऐसे ही तो चल रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, a था, दैट इज a प्लस वन माइनस वन दैट इज जीरो इंटू डी दैट इज a। दूसरा टर्म क्या आया a प्लस वन डी, तीसरा टर्म क्या आया a प्लस टू डी, मतलब ये जो d का कोफिशिएंट है ये हमेशा इस टर्म का माइनस वन है ना, समझ में आ रहा है। तो ये nth टर्म जो होगा, कोई भी जनरल टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं, तो ये जो nth टर्म होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म जो होता है किसी भी एपी का, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं ए एन से, एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज कॉल्ड डी। यहाँ पे ए है क्या, ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस। अब आप देख लो, अब आप एन की जगह वन डालो तो यहाँ पहला टर्म आ जाएगा दैट इज ए वन, कितना आएगा वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू डी जीरो दैट इज इक्वल टू ए, तो पहला टर्म ए हो गया। दूसरा टर्म कितना आएगा, यहाँ पे टू डाल दो, टू माइनस वन वन होता है, ए प्लस डी हो जाएगा। हमको पता भी है कि हम पहले टर्म में जब हम डी ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा टर्म आएगा, है ना। फिर ऐसे ही तीसरा टर्म निकालो, तीसरे टर्म में यहाँ थ्री रख दो, थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, तो ए प्लस टू डी आ जाएगा, है ना। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि हम दूसरे वाले टर्म में जब हम डी ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा टर्म आएगा। वैसे ही चौथा टर्म कैसे आएगा, तीसरे टर्म में हम डी ऐड कर देंगे तो हमारा चौथा टर्म आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं, मतलब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहले दूसरे के बीच में भी सेम कॉमन डिफरेंस होगा, तीसरे और दूसरे के बीच में भी सेम कॉमन डिफरेंस होगा, चौथे और तीसरे में भी सेम कॉमन डिफरेंस होगा, और यही कॉमन डिफरेंस आगे चलता रहता है। समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने इसमें अभी क्या क्या देख लिया, हमने इसमें देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ए। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। और कोई भी जनरल टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं ए एन, और ए एन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
आर वी क्लियर ऑन दिस? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके ये सब डिराइव करोगे, नहीं, ये थोड़ा जनरल टर्म आपको याद होना चाहिए कि जो nth टर्म होता है किसी भी AP का, दैट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट, समझ में आ गया। अब ऐसे ही कुछ सीक्वेंस होते हैं जो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब कि कुछ टर्म्स बाद रुक जाते हैं, है ना। जैसे मान लो ये है 2 4 6, अब मैं मान लूँ कि ये सिर्फ मैं 100 तक ही ले रहा हूँ, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया क्योंकि ये सिर्फ 100 तक ही है। और ऐसे ही मान लो अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये 100 तक नहीं, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। जो कभी भी खत्म नहीं होता है वो होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, जो एक बार खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम जनरल टर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी और उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे तुरंत, ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए। तो देखो यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको बोला गया ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, ए एन इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन टू। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये बस एक जनरल टर्म है सीक्वेंस का। तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया ना, जैसे हमने एपी के लिए जनरल टर्म निकाला, वैसे ही किसी भी सीक्वेंस के लिए आप जनरल टर्म भी निकाल सकते हो, है ना। तो कोई भी सीक्वेंस, जैसे हम आगे यही इसी सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये है, ये वाला सीक्वेंस है पहला, ए एन इज इक्वल टू एन, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब ये होता है कि ये जो सीक्वेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। इस सीक्वेंस के हमको 5 टर्म्स लिखने हैं पहले, तो कैसे लिखोगे, a1 निकालो, n की जगह आप 1 डाल दोगे, n की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3 इज इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। फिर ऐसे ही इसी सीक्वेंस का सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं हम लोग, तो n की जगह हम 2 रख देंगे, तो यहाँ 2 रख दो, कितना आया 2 प्लस 2, कितना आ गया ये 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रख लो, 3 रख लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 15 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 4 रख लो, n की जगह 4 रख लो, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 6, 6 4 सा 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 5 से 35। तो ये सीक्वेंस क्या बन गया, ये सीक्वेंस ऐसे बन गया 3 8 15 24 35, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको समझ में आया क्या होता है। सीक्वेंस कोई ऐसा चीज होता है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो n इंटू एन प्लस टू फॉर्म का है ना। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो n इंटू एन प्लस टू फॉर्म का है, करेक्ट। कोई पैटर्न आ रहा है, पैटर्न आ रहा है ना, ये हर एक नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस टू, है ना, हर एक नंबर को, ठीक है। यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन जब हमने 1 डाला, फर्स्ट टर्म में जब हमने 1 डाला तो इस टाइप से 3 नंबर आ गया। ऐसे ही हम 2 डालेंगे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में तो 8 आ जाएगा, है ना। तो कोई भी जनरल टर्म जो है, कोई भी जनरल टर्म अगर आपको दिया है ना, जैसे n इंटू एन प्लस टू दिया था, इसमें आप 1 2 3 4 5 डालते रहोगे तो उस सीक्वेंस के पर्टिकुलर टर्म्स आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। जैसे ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, इसको देख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। तो ये भी एक सीक्वेंस है। अब इसमें हम पहला टर्म निकालते हैं, पहले टर्म में हम a1 रख देंगे, n की जगह हम 1 रख देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन दैट इज 2 हो जाएगा, है ना। वैसे ही a2 निकाल देते हैं, तो 2 अपॉन 2 प्लस वन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, है ना। वैसे ही हम a3 निकाल देते हैं, a3 कैसे निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। 1/2 2/3 3/4, ये आ गया एक सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस में समझ में आया क्या होता है। सीक्वेंस वो होता है जिसमें हर एक टर्म कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे हर एक टर्म जो है वो n अपॉन एन प्लस वन वाला सीक्वेंस, मतलब n इंटू एन प्लस वन वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। हर एक टर्म को हम n बाई एन प्लस वन में लिख सकते हैं, सच दैट कि अगर हम 1 डालें तो पहला टर्म आ जाए, 2 डालें तो सेकेंड टर्म आ जाए, 3 डालें तो थर्ड टर्म आ जाए, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकियों के भी, जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बाकियों के लिए भी करना है। थर्ड के लिए आप करोगे, फोर्थ के लिए करोगे और फिफ्थ के लिए आप खुद से करोगे। शुरुआत के 5 टर्म आप लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हमने इसका जनरल टर्म देख लिया, हमने इसके टर्म्स देख लिए और क्या होता है ये भी हमने देख लिया, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ एन एपी क्या होता है। तो देखो अभी हमने सीक्वेंस की बात करी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जैसे आप यहाँ ए, पहला टर्म ए होता है ना, दूसरा टर्म
उसमें एक कॉमन डिफरेंस हम प्लस कर देते हैं तो दूसरा टर्म आ जाता है, फिर दूसरे में हम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं तो तीसरा टर्म आ जाता है, और ऐसे ही करते करते nth टर्म आता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका सम निकालना है। सम मतलब ये सारे टर्म्स को हमको प्लस करना है, a प्लस डी, है ना, a प्लस डी, उसके बाद a प्लस टू डी, उसके बाद ऐसे करते करते सारे टर्म्स को a प्लस एन माइनस वन डी करके हमको प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है, हमको प्लस करना है। समझ में आ रहा है। अब जब हम ये प्लस करेंगे, इसको हमको प्लस करके हमको एक फॉर्मूला निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले विल ट्राई टू डू इट। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका सम क्या आता है ना, और इसका मैं तरीका भी बता देता हूँ कि तरीका कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो सम ऑफ ए पी होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, उसको हम लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जो सम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का, दैट इज इक्वल टू दिस। क्या होता है, एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब हम देखते हैं ये आता कैसे है। तो अगर हमको सम निकालना है किसी एपी का तो हम कैसे निकालेंगे, पहला टर्म लेंगे, उसको प्लस करेंगे दूसरे टर्म से, है ना, फिर उसको टर्म प्लस करेंगे तीसरे टर्म से, करेक्ट। ऐसे ही करते करते हम a प्लस एन माइनस वन डी वाले टर्म को प्लस करेंगे, करेक्ट। यही तो होगा सम पूरा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी को ही उल्टा लिख देता हूँ तो भी तो सेम ही रहेगा ना, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये लिखूँ, चाहे मैं आखिरी से एंड तक लिखूँ तो भी तो सेम होगा। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी जगह पे दूसरे इक्वेशन में मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बट इसके करस्पॉन्डिंग में क्या लिख रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग में क्या लिखूंगा, इसके जो पहला टर्म आएगा दैट इज a प्लस एन माइनस, इसके पहले कौन सा टर्म आएगा, a प्लस टू डी, और टू में वन माइनस कर देंगे हम तो a एन माइनस टू डी आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही करते करते इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने आ जाएगा a। तो मतलब मैंने क्या किया, इस पूरी ये जो पूरी सीरीज थी इसको उठा के रिवर्स कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, मतलब इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, बट सम वही है, सम तो वही रहेगा ना। अब चाहे आप टू प्लस थ्री प्लस फोर करो, है ना, चाहे आप फोर प्लस थ्री प्लस टू करो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। आप बोलोगे सर ये क्या बेवकूफ़ी है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम अब इन दोनों इक्वेशन को करेंगे प्लस। ये वाली जो इक्वेशन है ये भी वही है और सेकंड भी वही है, बट हम इसको प्लस कर देंगे और आप देखोगे कि एक ब्यूटीफुल पैटर्न इमर्ज आ रहा है, पैटर्न बन के आ रहा है, वो हम देखेंगे क्या पैटर्न है। तो इसको प्लस करो तो ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, यहाँ पे s, यहाँ पे s, यहाँ पे 2s हो जाएगा। तो लेट्स डू इट, ये आ जाएगा 2s, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, दैट इज 2a प्लस एन माइनस वन डी, यही आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा ना, इसको और इसको प्लस करोगे तो यही आएगा। फिर हम दूसरा प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी, इसको करो कितना आएगा, तो a प्लस डी प्लस ए प्लस, अब ये जो n माइनस टू डी है ना, इसको हम लिख देते हैं एन डी माइनस टू डी, इसमें डी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन डी माइनस टू डी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये आएगा 2a प्लस ए और ए आ जाएगा, है ना, 2a प्लस एन डी और d माइनस टू डी क्या आ जाएगा, d माइनस टू डी आएगा माइनस डी, है ना। तो ये क्या आ गया, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये देखो ये भी वही आ रहा था, पहले जब दो टर्म को हमने प्लस किया तो भी वही आया, और जो दूसरे टर्म को प्लस किया, जब ये दूसरे वाले टर्म करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस किया तो भी यही आया। और ऐसे ही करते करते जितने भी टर्म्स हैं उन सबको जब आप प्लस करोगे तो यही आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो 2s इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, प्लस एक बार आ गया, फिर आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, और ऐसे करते 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 n टाइम्स तक यही आ जाएगा, ठीक है। nth टर्म की हम बात करें ना, मान लें कि n टर्म्स हैं, इसको ऐसे नहीं लिख देते, हम मान देते हैं n टर्म्स हैं, तो ये कितनी बार तक आ जाएगा, ये n बार तक आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब n बार हम प्लस करते हैं तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते n इंटू दैट स्टफ,
n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ही तो होता है। अगर मैं 2 को 3 बार प्लस कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूँगा 3 इंटू 2, है ना, 2 2 4 2 2 6 आया, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ऐसे ही 2 को अगर मैं 4 बार प्लस करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा 4 इंटू 2। तो वही हमने किया है यहाँ पे, 2 की जगह 2a प्लस n माइनस 1d है और 4 बार की जगह n बार है ना। तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d आ गया, कितना 2sn, करेक्ट। sn कितना हो गया, sn हो गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया ये क्या चीज़ है, समझ में आया। तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन एपी। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें n बाई 2 इधर ही रखो और यहाँ 2a को पता है क्या लिखो, 2a को लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म an, हम यही बोलते थे, एंड दिस इज ऑल्सो द nth टर्म। मतलब हमने ये माना है कि ये जो पूरी सीरीज है इसमें n टर्म्स है, इसमें n टर्म्स, हमने यही माना है n टर्म्स है। तो an वाला जो टर्म है दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म, बेसिकली लास्ट टर्म ही तो होगा ये। अगर पूरी सीरीज में n टर्म्स हैं तो ये जो an वाला जो ये आएगा an दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म ही तो होगा ना, लास्ट आखिरी टर्म nth टर्म है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार n बाई 2 a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म। मतलब ये कि जो सम ऑफ AP है दैट इज इक्वल टू n बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस टाइप से भी हम इसको डिनोट करते हैं। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया, समझ में आ गया। ये कॉपी में आप लिख लो, है ना, ये आप कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ बता रहा है ना, कि भाई जो दो टर्म्स होते हैं उसके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे 3 और 7 के बीच में 4 है तो 7 और 11 के बीच में भी 4 होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। एंड दिस इज द सम ऑफ, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सम ऑफ एन AP। तो हमने ऐसे किया और फिर इसको उल्टा कर दिया, दिख रहा है, ऐसे उल्टा कर दिया और फिर इसको प्लस कर दिया, है ना, यही हमने किया था अपने वाले में। और ऐसे ही आप बाकी सबके लिए भी करते हो, ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सबके लिए भी करते हो। तो जैसे हम वहाँ पे हमने वो देखा था ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देखा था ना, तो वो ऐसे ही आया था। समझ में आ रहा है, जो हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम देखा था, याद होगा ना, हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम देखा था कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, जब हम नंबर सिस्टम्स के लेक्चर पढ़ रहे थे। तो वो कहाँ से आया है, पहले नेचुरल नंबर्स जो हैं वो AP नहीं बनाते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। उसको हमने ये लिखा था। फिर हमने स्क्वायर्स का भी देखा था कि भाई स्क्वायर्स का क्या होता है, n इंटू 2n + 1 इंटू n + 1/6, है ना, ये देखा था। फिर हमने क्यूब्स का भी देखा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का क्या सम होता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 द होल स्क्वायर, है ना। ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट। आगे हम बढ़ते हैं इसमें अब और कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। तो पहली जो चीज़ नोटिस करने वाली है दैट इज कि इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP, ठीक है। तो हर एक टर्म जो है, जैसे मैं बोला था 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस टाइप से जितने भी टर्म्स होते हैं इनमें अगर मैं कुछ सेम चीज़ का वो कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, तो वो AP ही रहती है। मान लो इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं हर टर्म में 1 1 1 प्लस कर दे रहा हूँ। तो 2 में मैंने 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 4 में मैंने 1 प्लस किया तो 5 आ गया, 6 में मैंने 1 प्लस किया तो 7 आ गया, 8 में मैंने 1 प्लस किया तो 9 आ गया, इसमें +1 किया तो 11 आ गया। अब मेरे को बताओ कि क्या ये AP है कि नहीं है। तो आप बोलोगे बिल्कुल AP है। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 2। तो दिस इज एन AP। और ये लॉजिकल सेंस भी दे रहा है ना, क्योंकि क्यों दे रहा है लॉजिकल सेंस, क्योंकि ये जो 2 4 6 8 है, अब अगर हम भाई 2 में 1 प्लस करेंगे और अगर हम 4 में 1 प्लस करेंगे और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो हम चीज़ प्लस कर रहे हैं वो तो कट ही जाएगी ना, है ना, वो तो कट ही जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है, अगर ऐड करने में AP में है तो सब्ट्रैक्ट करने में भी AP में ही होंगे, है ना, बस साइन का ही तो चेंज हो रहा है।
इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो उसी में ही हम देख लेते हैं 2 4 6 8 10, इसमें हर टर्म में आप 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, है ना, यही बनेगा ना। तो इसमें क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एपी का हर टर्म किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है देन द रिजल्टिंग एपी इज ऑल्सो एन एपी। तो जो बनता है बाद में सीक्वेंस वो भी एक क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। समझ में आ गया। और ऐसे ही जब हम उसको डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना, नॉन जीरो होना चाहिए, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। समझ में आ गया। आर वी क्लियर। चाहे आप डिवाइड करो, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप ऐड करो, बट वो जो भी चीज़ आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो आपको हर एक टर्म से करनी है और सेम चीज़ करनी है। अगर आप 2 से पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब टर्म्स को 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पहले को डिवाइड कर रहे हो 2 से तो सबको 2 से डिवाइड करोगे तभी जो सीक्वेंस आएगा वो एपी में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब काफ़ी हमने थ्योरी पढ़ ली, लेट्स डू अ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो जो बोल रहा है वो लिख देते हैं। तो पहला साल था, पहले साल में इसकी इनकम कितनी थी, 3 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ही एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। मतलब हर साल उसको 10,000 का इंक्रीमेंट मिलता है। तो सेकेंड साल बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इसमें हम 10,000 प्लस कर देंगे, है ना, इसमें 10,000 प्लस कर देते हैं तो वही इनकम होगी। तो कर दो इसमें 10,000 प्लस, कितना आएगा, यह आ जाएगा 310, यह आ जाएगा। फिर तीसरे साल इसकी इनकम क्या होगी, हर साल उसको 10,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, तो फिर से 10,000 ऐड कर दो, फिर से 10,000 ऐड कर देते हैं। कितना आ गया 10,000 ऐड करने पे, 320,000, ये आ गया। फिर चौथे साल क्या होगी इसकी इनकम, फिर 10,000 ऐड कर दो, है ना, फिर 10,000 ऐड कर दो उसमें, तो कितना आया 330। तो आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है ना पैटर्न, क्या है ये जो चीज़ें आ रही हैं ये क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में अगर हम एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे हैं तो हमारा अगला टर्म आ जा रहा है, मतलब किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है और वो पूरी सीरीज में चलता जा रहा है ना। यही तो हमने बोला था ना, पहला टर्म अगर ए है उसमें हम कुछ एक पर्टिकुलर ऐड करते हैं डी, तो ए प्लस डी आ जाता है। फिर हम इसमें डी ऐड करते हैं तो ए प्लस 2d आ जाता है ना। फिर हम इसमें डी ऐड करते हैं तो ए प्लस 3d आ जाता है। यही तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यही चीज़ तो यहाँ पे हो भी रही है नीचे, है ना, यही चीज़ तो हो रही है क्या, बिल्कुल। और ये कब तक कंटिन्यू होगी, ये होगी 19 साल तक। यही तो बोल रहा है, फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। ओके, अच्छा, तो ये ध्यान रखना कि ये जो इंक्रीमेंट है वो अगले 19 साल तक होता है, मतलब टोटल जो है वो 20 साल तक उसने काम किया है ना। मतलब पहले साल के बाद अगले 19 साल तक उसको इंक्रीमेंट मिला है। समझ में आ रहा है। पहले साल तो उसकी इनकम 3 लाख थी, उसके बाद फिर 10,000 ऐड हुआ, फिर 10,000 ऐड हुआ, और ये अंटिल कब तक है, 20वें साल तक। ठीक है, तो हमारे जो टोटल टर्म्स हैं इस एपी में वो कितने हैं, 20, क्योंकि 20 ईयर्स की बात हो रही है, करेक्ट, 20 ईयर्स की बात हो रही है और 20 टर्म्स हैं हमारे। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट होगा इन सारे टर्म्स का सम। सारे टर्म्स का सम मतलब पहले साल में उसको 3 लाख रुपए मिले, दूसरे साल में उसको 3.1 लाख मिले, मतलब 10,000 प्लस कर दिया, फिर उसको 3.2 मिल गए। तो इन सब का सम करते 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 जितना भी उसको 20 साल में टोटल पैसा मिला है वो हमको निकालना है। समझ में आ गया, वो हमको निकालना है। तो हम इसको एक एपी के टर्म्स में लिखते हैं। तो इस जो भी एपी थी उसका पहला टर्म क्या था, 3 लाख रुपए, है ना, यही तो था पहला टर्म उसका। 3 लाख से हमने स्टार्ट किया था, फिर इसमें हमने 10,000 ऐड किया था, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 10,000, है ना, कॉमन डिफरेंस हो गया 10,000। पहला टर्म हो गया 3 लाख रुपए और टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स हैं 20, क्योंकि हमको
निकालना है कि 20वें साल हमको कितना पैसा मिल गया टोटल। ठीक है, समझ में आ गया। He receives an increase income per year. Find the total amount he received in 20 years. तो टोटल अमाउंट वो 20 साल में कितना कमाता है वो आपको निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू द सम इन 20 ईयर्स, दैट इज इक्वल टू कितना, मैंने बताया था ना n/2, अभी पीछे डिस्कस किया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज अ फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को हमने डिराइव करके भी देख लिया। तो n कितना है, यहाँ 20 है, 20 डाल दो, 20/2, फिर यहाँ पे 2 इंटू ए डाल दो। इसको हम ना 3 लाख लिख देते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। 2a डाल दो, चलो नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, प्लस n-1, n कितना है 20, और 20 - 1 19 आ जाएगा, इंटू डी कितना है 10,000, है ना। ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर दो इसको, 10, ये 10 आ गया, 3 2 6, 6 lakhs प्लस 19,000, सॉरी 190, आई एम सॉरी, इस टाइप से ये आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको प्लस करो भाई, कितना आ जाएगा ये, प्लस करो ये 190,000 प्लस करो ज़रा इसको, ये आ जाएगा 790, और फिर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 790, 1 2 3 4, है ना, 790, है ना। तो लगभग इतना पैसा इसको 20 साल में टोटल मिल जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। 70 मतलब कितना हो गया ये, 79 लैक्स हो गया बेसिकली, है ना, 79 लैक्स उसको मिल जाएगा टोटल 20 साल मिला के। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन को करना है। अब हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स, जो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करोगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखना, है ना। तो अब देखते हैं क्या बोलता है। अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेट ऑफ ₹3,600। तो एक आदमी है, उसने उधार ले रखा है, कितने का उधार ले रखा है, 3,600 रुपये का, 3,600 रुपये का उसने उधार ले रखा है, और वो उसको 40 इंस्टॉलमेंट्स में देगा। मतलब 40 इंस्टॉलमेंट्स में देने का क्या मतलब है, 40 इंस्टॉलमेंट देने का ये मतलब है कि पहली इंस्टॉलमेंट में पहले कुछ पैसा देगा, हो सकता है मान लो 200 रुपये दे दिया, है ना, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट में लेट से 300 रुपये दे दिया, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट से लेट से 400 रुपये दे दिया। इस टाइप से वो कुछ पे करता रहेगा, और वो उसको 40 बार पे करेगा, है ना। कितनी बार पे करेगा, 40 बार पे करेगा, तो 40 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, ये जो 40 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे पे कर रहा है, इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक सीरीज। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है ना। तो समझ में आ रहा है ना, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, मतलब कि पहले इंस्टॉलमेंट में अगर उसने कुछ अमाउंट दिया ए, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में वो कुछ ए प्लस डी देगा, और फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट में वो कुछ देगा ए प्लस 2d। ऐसे ही करते करते वो पैसे चुकाता रहेगा अपने। समझ में आ रहा है। When 30 of the installments are paid, he dies. 30 इंस्टॉलमेंट बाद वो मर जाता है, लीविंग 1/3 ऑफ द डेट अनपेड, मतलब 1/3 उधार जो था उसका वो अभी भी बचा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम शुरुआत से करते हैं इसको। हमने अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। उसको पैसा कितना पे करना है टोटल, 3,600 रुपये, है ना। एक मिनट, उसको पैसा कितना पे करना है टोटल, 3,600 रुपये, है ना, 3,600 रुपये पे करना है। अब उसको 3,600 जो है वो कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 40 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, ऐसे करते करते 30th इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आएगी, और फिर ऐसे करते करते 40th इंस्टॉलमेंट इधर आएगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो 30 जब 30 इंस्टॉलमेंट पे हो जाती हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाती हैं तो वो मर जाता है। ठीक है, और ही लीव्स 1/3 ऑफ द डेट अनपेड। 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना है, इसका 1/3 होता है कितना, 1,200 रुपये, है ना। ये 1,200 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। इसका मतलब कि बाकी का जो ये जो है टोटल ये 1,200 है ना। बाकी की इंस्टॉलमेंट में उसको 1,200 पे करना है, मतलब वो अभी तक कितना पे कर चुका था, वो अभी तक, जस्ट अ मिनट,
वो अभी तक कितना पे कर चुका था, वो अभी तक पे कर चुका था 3600 माइनस 1200, है ना, क्योंकि इतना तो बचा हुआ है। तो वो पे कितना कर चुका था, वो पे कर चुका था 3600 माइनस 1200, है ना, इतना ही तो पे कर चुका था वो। तो इसको माइनस करो, कितना आएगा ये 3600 माइनस 1200 कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, तो 2400 रुपये जो है वो अब वो पे कर चुका था ऑलरेडी। ठीक है, 2400 रुपीज़ वो पे कर चुका था ऑलरेडी, और 1200 अब उसको और पे करने थे। तो मतलब पहली 30 इंस्टॉलमेंट में वो कितने पैसे पे कर चुका था, पहली 30 इंस्टॉलमेंट में वो कितने पैसे पे कर चुका था, 2400 रुपये। ठीक है, इतने पे कर चुका था, करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेट्स से वो पहली इंस्टॉलमेंट में ए पैसे पे कर रहा था, दूसरी इंस्टॉलमेंट में ए प्लस डी कर रहा था, ऐसे करते करते वो 30 इंस्टॉलमेंट में कुछ पे कर रहा होगा, फिर ऐसे ही वो 31 में पे कर रहा होगा, और ऐसे ही A40 तक उसने पूरा पे कर दिया होगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पहले 30 टर्म्स हैं, पहले 30 में हर एक में उसने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे करी होगी उन सब का सम मिला के 2400 रुपये है। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो, आपका हक है बोलना। क्यों? क्योंकि भाई मान लो पहले में 100 रुपये पे किया, दूसरे में 200 रुपये पे किया, ऐसे करते करते 30 वाले में उसने कुछ पे किया होगा, लेट से 1000 रुपये पे कर दिया होगा। तो ये टोटल मिला के हुआ है कितना, 2400 रुपये, है ना। तभी तो 2400 रुपये पूरा पे कर पाया है वो 30 इंस्टॉलमेंट तक, है ना। और बाकी जो जितना बचा है वो कितना है, 1200 रुपये। समझ में आ रहा है। तो हम आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि पहले जो 30 इंस्टॉलमेंट हैं उसमें टोटल मिला के उसने 2400 रुपये पे कर दिया है। इसका मतलब कि जितना भी उसका टर्म्स हैं, जितने भी एपी के टर्म्स हैं, ए प्लस डी से लेकर 30 टर्म्स तक का सम कितना होगा, 2400। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ऐसे ही पूरी 40 इंस्टॉलमेंट में उसको कितना पे करना है, उसको पे करना है 3600। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एपी है हमारी, जिसमें 40 टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, उसके सारे सम का टर्म्स 3600 रुपये है। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। A1 हुआ पहला टर्म, A2 हुआ दूसरा टर्म, ऐसे ही करते करते 38 टर्म तक जाएगा, फिर 31st टर्म से स्टार्ट होगा और 40 टर्म तक ये पूरा इंस्टॉलमेंट उसको पे करना है। इस पूरे 40 इंस्टॉलमेंट में उसको कितना पैसा पे करना था, 3600 रुपये। कितना पे करना था, यहाँ लिख देता हूँ कहीं, 3600 रुपये। और उसने अभी कितना पे कर चुका है, वो पे कर चुका है यहाँ कितने तक, 30 तक। कितना है ये, 2400 रुपये। तो इससे हमने दो चीज़ें पता लगाई कि पहले जो 30 टर्म्स हैं इस एपी के, दैट इज 30/2, उसका सम क्या होगा, 30/2 2a प्लस n-1 कितना होगा, 30-1 दैट इज 29, d इज इक्वल टू 2400। एक तो ये चीज़ है कि पहले 30 टर्म्स का सम 2400 है, और सारे 40 टर्म्स का सम, मतलब अगर वो पूरी 40 इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता है तो वो सम कितना है, दैट इट वुड बी इक्वल टू 40/2 2a प्लस n-1 दैट इज 40-1 दैट इज इक्वल टू 39, d इज इक्वल टू 3600 रुपये, है ना। ये टोटल 40 में जो उसने पे किया दैट इज 3600, और जो पहली 30 इंस्टॉलमेंट में उसने पे किया है दैट इज 2400। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 215 जा, करेक्ट, और ये जाएगा 220 जा, है ना। फिर इसको हम यहाँ नीचे ले जाते हैं और हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना आएगा, थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इसको ना मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। रब नहीं करते, इसको हटा ही देते हैं। पहले मैं इधर से देख लेता हूँ। 2a प्लस 29d, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 15। ये जो 15 है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। इसको अभी हम सही कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 800 आ जाएगा, और फिर 5 से यहाँ कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 160, है ना। तो 2a प्लस 29d कितना आ गया, 160। और ऐसे ही 2a प्लस 39d कितना आ जाएगा, ये 20 को जो है वो यहाँ से आप कर दो 20, कितने जा जाएगा, ये यहाँ से इधर गया
180, है ना, ये आ जाएगा 180, ठीक है। और 2a प्लस 29d कितना आ गया था, ये आ गया था 160, करेक्ट। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अब हम इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन है हमारे पास, दो वेरिएबल हैं, 2a प्लस 29d है दैट इज इक्वल टू 160 और 2a प्लस 39d है दैट इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ -10d आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -20 और d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी थी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी, ए वॉज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो अब हम 2 को यहाँ रख देंगे, किसी एक में रख दो 2 को, तो 2a प्लस 29 इंटू 2 दैट इज कितना होता है 48, सॉरी 48 बोल रहा हूँ 58 है ना, 58 हो जाएगा। 2a प्लस 58 इज इक्वल टू 160, करेक्ट। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 माइनस 58 दैट इज 102 और फिर यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 51। तो उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो कितने रुपए की थी, 51 रुपए की थी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, समझ में आ गया, सम का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सम कैसे होता है, AP कैसे हम बनाते हैं और AP का हम सम कैसे करते हैं, ये सब समझ में आ रहा है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन स्टार्ट्स पेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। तो कोई, अब जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन, कि एक आदमी है उसने उधार ले रखा है और उस उधार को चुकाने के लिए वो पहली इंस्टॉलमेंट देता है 100 रुपये की। इस क्वेश्चन में हमको पहली इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, इसमें हमको दी हुई है 100 रुपये की। एंड इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, तो मतलब पहले मंथ उसने इतना पे किया, दूसरे मंथ वो कितना पे करेगा 105 रुपये, 5 रुपये से बढ़ा देगा। फिर तीसरे मंथ क्या करेगा, फिर और 5 रुपये से बढ़ा देगा, मतलब 110 रुपये हो जाएगा। फिर चौथे महीने और 5 रुपये से बढ़ा देगा तो 115 रुपये हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते जो उसका टोटल अमाउंट है वो कितनी इंस्टॉलमेंट में पे होगा, 30 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो सिंपल हो गया ये एक AP बन रही है ना, हमने देखा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है क्योंकि दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है ना। इस AP का पहला टर्म क्या है, इस AP का पहला टर्म है 100 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 105 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस AP का पहला टर्म कितना है 100 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 5 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में उसने पे किया, 30 इंस्टॉलमेंट्स में। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। हमको टोटल अमाउंट पे करना नहीं निकालना है। अगर हमको टोटल अमाउंट निकालना होता कि उसका लोन कितने का है तो हम करते क्या, सम ऑफ ऑल 30 इंस्टॉलमेंट्स, बट हमको ये नहीं निकालना है। हमको निकालना है कि उसने 30वीं इंस्टॉलमेंट में जो 30th इंस्टॉलमेंट थी उसमें उसने कितना पैसा दिया। मतलब हमको क्या निकालना है, A30 निकालना है। और A30 क्या होता है, दिस इज अ जनरल टर्म, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, A प्लस n-1d, यही तो होता है ना जनरल टर्म। तो इसमें हम n की जगह क्या डाल देंगे, 30 डाल देंगे। तो पहला टर्म कितना है 100 है ना, और 30 माइनस 1 आ जाएगा 29 और 29 इंटू डी कितना है, डी है 5, तो दैट इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 29 इंटू 5, 29 इंटू 5 कितना आता है, 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14 दैट इज 145। यहाँ पे कितना आ जाएगा 145 और ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा 100 प्लस 145 दैट इज 245। आर यू गेटिंग कि हमने कैसे किया ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। सिंपल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहीं भी आपको ऐसी सीरीज दिख जाए जहाँ पे दो टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, कभी कभार क्या होता है ना, गलतियाँ लोग कैसे कर लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी तो हम एकदम बहुत शुरुआत में स्टार्ट किया है हमने, तो हम जो हमारी जो प्रोग्रेशन है वो भी हम सिंपल ले रहे हैं, जैसे 2 है 4 है 5 6 है। अब लोग इसी टाइप की प्रोग्रेशन की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको लगता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, बट ऐसा होता नहीं है। मैं एक ऐसी AP भी ले सकता हूँ 6 4 2 0 -2, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आगे वाला टर्म और जो पीछे वाला टर्म है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, -2 का है। बट लोग क्या गलती कर देते हैं, लोग बस इन दोनों का टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अच्छा 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन, और इसी में ही क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपको लगेगा अरे मैं तो सही करके आया हूँ, बट क्वेश्चन हो जाएगा गलत।
तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस ट्रेडिशनली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, जो सेकंड टर्म होता है उसको माइनस करते हैं पहले टर्म से, है ना कि पहले टर्म को सेकंड टर्म से। दैट इज़ नॉट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है जो भी प्रोग्रेशन चल रहा है उसमें जो दूसरा टर्म है, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म में आगे वाला है, उसको हम पीछे वाले से माइनस करते हैं। तो इसमें इस केस में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों माइनस साइन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम कुछ भी हम निकाल रहे होंगे, जैसे मान लो हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं a+n-1d, अगर हम d को यहाँ 2 ले लेंगे तो हमारा पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमको यहाँ d को लेना पड़ेगा -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बच्चे ना क्या करते हैं कि जल्दी के चक्कर में ये 6 - 4 2 हो गया, 2 दिमाग में 2 चल जाता है और दिमाग में ऐसे 2 आ जाएगा और आप a 6 ले लोगे और ऐसे गलत करके आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें जो सिली मिस्टेक्स है ना, वो भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इसमें बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्रीज। ठीक है, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो इसमें बोला कि कोई पर्टिकुलर दो जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अब देखो, जैसे आपको कभी चीज़ ना समझ में आए कि यार पॉलीगन है, जैसे मान लो अगर मैथ्स में इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हुआ है ना, तो आपको लगेगा यार नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, अब पॉलीगन में तो कितनी साइड्स होती हैं, हम कैसे बनाएं, विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करो कि एकदम सिंपल चीज़ लो, एकदम सिंपल। आपको सबसे सिंपल पॉलीगन क्या पता है? ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल एक 3 साइड का पॉलीगन होता है ना। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? इसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। और इसमें कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल होते हैं, है ना, करेक्ट, 3 एंगल होते हैं। तो एंगल्स कितने हो गए? 3 हो गए। और इन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स का सम मिला के कितना होता है? 180 डिग्रीज। फिर आप दूसरा देखो, चलो अच्छा ठीक है, मेरे को थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है। अब आप स्क्वायर ले लो, 4 साइड वाला। 4 साइड में कितने एंगल आ रहे हैं? 4 एंगल आ रहे हैं, है ना। 4 एंगल आ रहे हैं, सॉरी 4 साइड्स हैं, है ना, और 4 एंगल्स आ रहे हैं, करेक्ट। और ऐसे ही इन एंगल्स का सम कितना है? इन एंगल्स का सम है 360 डिग्री, है ना। और अब इसके बाद अब 5 वाला आता है, तो 5 वाला हम नहीं देखेंगे, थोड़ा ऑड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देख देते हैं 6 वाला। 6 वाला थोड़ा अच्छा लगता है, हेक्सागन, है ना। हेक्सागन होता है तो वो थोड़ा विजुलाइज करना ईजी है। तो हेक्सागन में भी हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, और 6 साइड्स भी हैं इसमें। 6 साइड्स हैं, 6 एंगल्स हैं, और इन सब एंगल्स का सम कितना है? कितना होगा ये? 120 120 120 होता है सारा, है ना। तो 6 × 120 772। अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि पॉलीगन में कुछ भी हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसमें जो साइड्स हैं, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं और जितने नंबर ऑफ एंगल्स हैं, वो सेम रहेंगे, करेक्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, है ना। एंड दैट इन टर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अर एपी। और वो एपी क्या होगी? वो एपी होगी एंगल्स की। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट कितना है? 5 डिग्री। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा एंगल है 120 डिग्री, उसके बाद 5 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 125 डिग्री, फिर 130 डिग्री, ऐसे करते 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 एन साइडेड का पॉलीगन है। तो एन टर्म्स होंगे हमारे इसमें, है ना, क्योंकि एन जितनी साइड्स हैं उतने एंगल्स हैं, ठीक है। हमको ये तो समझ में आ गया, बट अब भी हमको ये नहीं पता कि हम निकालेंगे कैसे एन, है ना, और क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी है। तो देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो एक आपको पता हो कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स कितना होता है, और अगर नहीं पता है तो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप ये ऑब्जर्व करो, ऑल्दो टफ है, थोड़ा ऑब्जर्व करना टफ है, बट थोड़ा प्रैक्टिस से ये आ जाएगा। अब देखो जैसे 3 साइड है मेरे पास, है ना, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो एंगल्स का सम है, ये जो सम है 180 360 720, ये एन टर्म्स में निकालना है, क्योंकि हमारे जो हमारी ये है, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n है ना। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स और इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, तो वो दोनों बराबर हैं, तो हमारे n के फॉर्म में सम आ जाएगा। और अगर हमारे पास n के फॉर्म में सम आ जाता है तो हम यहाँ से AP का सम निकाल देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे किसके बराबर? ये जो सम आ रहा है उसके बराबर, है ना। ये जो n के टर्म्स में हम सम को डिपिक्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। n 3 है, 3 साइडेड का पॉलीगन है, उसमें सम कितना है? 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख देता हूँ 180 इंटू
इसको n के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ ऐसा लिखो कि ये n भी आ जाए इसमें और ये 180 रहे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 इंटू n माइनस 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 180 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो ये 180 ही रहेगा। इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही हो रहा है क्या। 180 इंटू n माइनस 2 इसमें भी करते हैं। तो अब इसमें n कितना है, इसमें n 4 है ना, n 4 है। अब इसमें n 4 डालो, n 4 डालेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 इंटू 180 360 आ जाएगा, तो वो ये आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं 180 इंटू n माइनस 2 करके देखते हैं। n कितना है, n 6 है, 6 माइनस 2 करो कितना है 4 है, 180 इंटू 4 कितना होता है 720, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमको इससे क्या चीज़ पता चल गई, हमको इससे दो चीज़ें पता चली, आप याद भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कि जो सम होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज इक्वल टू कितना होता है 180 इंटू n माइनस 2। ये आप याद ही कर लो कि जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का किसी भी पॉलीगन का जिसकी n साइड्स हैं, उसका सम कितना होता है 180 इंटू n माइनस 2। समझ में आ गया। अब हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट एंगल उस पॉलीगन का कितना है 120 डिग्री, मतलब AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया 120, उसके बाद 125, उसके बाद जो भी आएगा, तो इस AP टिल n टर्म्स, तो इस AP में जो पहला टर्म है दैट इज इक्वल टू 120, है ना, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया 5 डिग्री का, करेक्ट। फर्स्ट टर्म हो गया 120 डिग्री और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया 5 डिग्रीज का। एंड वी नो कि जो सम होता है AP का n टर्म्स का वो कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस, करेक्ट। एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2 जो हमने अभी डिड्यूस किया, है ना, जो हमने अभी डिड्यूस किया, और जो आप याद भी रख सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2 अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, n हम साइड्स मान लेते हैं, n हम एंगल्स हैं, n नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। और हाँ, हमको ये भी पता चल गया यहाँ से कि किसी भी पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, वो दोनों सेम होता है ना। तो हम यहाँ से निकालते हैं n/2, a की जगह हम 120 रख देंगे तो 120 इंटू 2 कितना आ जाएगा 240, यहाँ पे 240 रख देते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। 2 को इधर ले जाते हैं और n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो निकालते हैं कितना आएगा 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n, यहाँ पे 5n माइनस 5 आएगा, फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 360, ये 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 360n माइनस हाउ मच 360 इंटू 2 दैट इज 720। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पूरी क्वेश्चन से 5 कॉमन लेके 5 मल्टीप्लाई हो सकता है ना, पर उससे पहले हम ना थोड़ा कुछ कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये 240n है इधर, है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5n है, तो ये 235n हो जाएगा, तो 5n स्क्वायर प्लस 235n इज इक्वल टू 360n माइनस 720। अब यहाँ से 360 है, यहाँ 235 है, इसको माइनस करो तो जरा, 360 235 कितना आएगा 125, है ना, यही आएगा 125 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। ये सारा इक्वेशन हमने इधर ले आया है बेसिकली, और कुछ नहीं किया। अब इसमें से 5 कॉमन लो, तो अब ये इक्वेशन याद रखना, इस मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ इसको, 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720, ठीक है, कितना आया 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 2 10, 5 5 25 प्लस 5 1 5, उसके बाद 5 4 20 एंड देन 5 4 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। अब और क्या आ सकता है इसमें से, बताओ भाई क्या आ सकता है। 5 यही सही किया है ना हमने, 5 1 5 22, 5 4 25, सही किया है ना, सही किया हमने ये। अब हमको 25 निकालना है 144 में से, तो 144 के डिवाइज़र निकालो जरा, कितना आएगा 12 12 होता है ना, 12 इंटू 12 आता है,
तो ये आएगा 3 इंटू 4, ये आएगा 3 इंटू 4, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, है ना। तो 9 और 16 ये तो इसके आ जाएंगे फैक्टर्स। तो n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस 9 माइनस यहाँ से 16 कॉमन, n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, n आ जाएगा 9 और n इज इक्वल टू 16। तो समझ में आया। तो दो हमारे सॉल्यूशंस आ गए। क्या हैं दो सॉल्यूशन, n इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 16, करेक्ट। बट इसमें से आंसर तो एक ही हो सकता है क्योंकि सॉल्यूशन एक ही होगा, पॉलीगन तो एक ही ऐसा होगा जिसके सारे एंगल्स का सम जो है वो इस टाइप से होगा। मतलब या तो ये 9 साइडेड पॉलीगन होगा या फिर ये 16 साइडेड पॉलीगन होगा। तो हम कैसे पता लगाएं। तो अब ये जो n इज इक्वल टू 9 है ना और n इज इक्वल टू 16 है, उसका हम थोड़ा देखते हैं कि उसमें एंगल्स क्या क्या हैं। मतलब अब इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो सारे हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमको ये पता है कि कोई भी इंटीरियर एंगल, मतलब जैसे स्क्वायर था, है ना, तो स्क्वायर का इंटीरियर एंगल्स 90 90 90 है ना। हेक्सागन के हमने देखे थे, तो हेक्सागन का सारे कितने हैं, 120 हैं। तो कोई भी इंटीरियर एंगल पॉलीगन का कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से हमेशा कम होगा, ठीक है। कोई भी इंटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल अगर है तो वो 180 से कम होगा हमेशा, है ना। 180 से ज़्यादा तो कैसे ही हो सकता है, नहीं हो सकता। 180 से हमेशा ये कम होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या इस पॉलीगन में और इस पॉलीगन में कोई एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है ना। तो वो क्या ही हो सकता है, मतलब जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही हो सकता है। तो इसका हम 9th एंगल निकालते हैं ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट 120 है और इसके बाद +5 होता जा रहा है। तो हम इसका लास्ट टर्म निकालते हैं। तो n इज इक्वल टू 9th टर्म निकालेंगे और n इज इक्वल टू 16th टर्म निकालेंगे, करेक्ट। अगर 16 का पॉलीगन है तो 16th निकालेंगे। तो चलो निकाल के देखते हैं हम एक बार। तो हमारा क्या था, हमारा आया n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16। अब हमको ये देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन इसमें होगा। तो हम nth टर्म निकालते हैं, क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d दैट इज 8d। यहाँ पे हो जाएगा 8d और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d दैट इज 15d, करेक्ट। इसको पहले निकालते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है 16 की, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो a क्या था, a था 120 प्लस 15 इंटू डी कितना है 5, कॉमन डिफरेंस वॉज 5। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 75 और यहाँ से आ जाएगा ये 120 दैट इज इक्वल टू 195, है ना। अब ये 195 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला जो 16 साइडेड पॉलीगन है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब कि सारे जो एंगल्स हैं पॉलीगन के वो 180 डिग्री से कम है। एक्सटीरियर एंगल होता हम फिर भी समझ सकते थे, बट इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम ही होगा, करेक्ट। तो हमारे आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 9, ठीक है। तो इसमें हमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चली जो आप याद कर सकते हो, या फिर आपको पता, आप मतलब इस क्वेश्चन से टेक ऑफ कर सकते हो व्हाट दैट इज़ कि जो भी पॉलीगन होता है ना, जो भी पॉलीगन होता है उसमें नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री n-2, वेयर n इज अ नंबर ऑफ साइड्स, है ना, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, 180 डिग्री इंटू n-2। और दूसरा, इंटीरियर एंगल्स में कोई भी एंगल जो है वो हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा, 180 डिग्री से हमेशा वो कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया, है ना। अब हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। और इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप PYQ सॉल्व करते रहिए और ये जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको अच्छे से पढ़िए, है ना। चलो बाय बाय।